यार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला में। आज की इस वीडियो में यहां पर 5 अगस्त 2026 का करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष COAS के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका जनरल धीरज सेठ ने ग्रहण किया। जनरल धीरज सेठ ने 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष COAS का पदभार ग्रहण किया। वे बख्तरबंद कोर एमॉर्ड कॉर्प्स से आने वाले जनरल शंकर राय चौधरी 1997 के बाद इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे अधिकारी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जनरल धीरज सेठ 31वें थल सेना अध्यक्ष हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। वे बख्तरबंद कोर से यह पद संभालने वाले 1997 के बाद पहले अधिकारी हैं। इससे पहले वे थल सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ के पद पर कार्यरत थे। अधिकारी जनरल धीरज सेठ पद 31वें कोर्स पूर्ववर्ती जनरल उपेंद्र द्विवेदी कोर बख्तरबंद कोर। यहाँ पर पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के तीसरे रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसने पदभार संभाला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका NS राजा सुब्रमणि ने पदभार संभाला। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जनरल NS राजा सुब्रमणि ने 31 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान से भारत के तीसरे रक्षा प्रमुख CDS का पदभार ग्रहण किया। वे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 59वें अध्यक्ष भी बने। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर NS राजा सुब्रमणि तीसरे CDS, यहाँ पर उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया। वे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के 59वें अध्यक्ष भी बने। CDS के भारत के तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की जिम्मेदार संभालता है। इससे पहले थल के उप प्रमुख 47वें VCOAS रह चुकी हैं। CDS का पद 2019 में पहली बार स्थापित किया गया था। पहले CDS बिपिन रावत थे। अधिकारी NS राजा सुब्रमणि पद तीसरे CDS पूर्ववर्ती अनिल चौहान पदभार तिथि 31 मई 2026। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल पुरस्कार किसने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर किलियन एम्बापे ने यहाँ पर पुरस्कार जीता। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें फ्रांस के किलियन एम्बापे ने फीफा विश्व कप 2026 में 8 मैचों में 10 गोल करके गोल्डन बूट पुरस्कार जीता। यह लगातार दूसरा विश्व कप है जिसमें एम्बापे शीर्ष स्कोरर बने। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें एम्बापे ने टूर्नामेंट में कुल 10 गोल किए। लगातार यह दूसरा विश्व कप है जिसमें वे शीर्ष स्कोरर बने। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया था। मेसी ने 8 गोल करके दूसरा स्थान हासिल किया। गोल्डन बॉल पुरस्कार स्पेन के कप्तान रोड्री को मिला। विजेता किलियन एम्बापे गोल 10, देश फ्रांस। उपविजेता गोल में लियोनेल मेसी 8 गोल। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर, फीफा विश्व कप 2026 का गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोड्री को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर स्पेन के कप्तान रोड्री को फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने स्पेन को खिताब दिलाने में मध्य क्षेत्र से अहम भूमिका निभाई। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें रोड्री स्पेन टीम के कप्तान हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक सफल पास लगभग 650 बनाए हैं। उनकी पासिंग सटीकता लगभग 93% रही है। मेसी को सिल्वर बॉल तथा एम्बापे को ब्रांज बॉल मिला। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया था। विजेता रोड्री, देश स्पेन, पद कप्तान, अन्य पुरस्कार सिल्वर मेसी, ब्रांज एम्बापे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार किसने जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, उनाई सिमोन ने यहाँ पर यह पुरस्कार जीता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने फीफा विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार जीता, जिसने स्पेन की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें उनाई सिमोन स्पेन टीम के गोलकीपर हैं। यह पुरस्कार टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता। टीम के साथी पाउ कुरबासी ने यंग प्लेयर अवार्ड जीता। स्पेन का यह दूसरा फीफा विश्व कप खिताब है। विजेता उनाई सिमोन, देश स्पेन, पुरस्कार गोल्डन ग्लव, टीम साथी अवार्ड यंग प्लेयर पाउ कुरबासी यहाँ पर हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का यंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका पाउ कुरबासी को यहाँ पर फीफा विश्व कप का यंग प्लेयर अवार्ड मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें स्पेन के युवा डिफेंडर पाउ कुरबासी को फीफा विश्व कप 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए यंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी को दिया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें पाउ कुरबासी स्पेन के युवा डिफेंडर हैं। यह पुरस्कार टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ 21 वर्ष से कम खिलाड़ी को दिया जाता है। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब जीता। टीम साथी उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लव पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार भविष्य के सितारों को पहचान दिलाने के लिए दिया जाता है। विजेता पाउ कुरबासी, देश स्पेन, पुरस्कार यंग प्लेयर अवार्ड, टीम साथी अवार्ड गोल्डन ग्लव उनाई सिमोन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर, दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री के संवाद डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग की यह सह अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के किस नेता के साथ की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका रिचर्ड मार्ल्स के साथ यहाँ पर की। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने 1 जून 2026 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की सह अध्यक्षता की। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह बैठक 1 जून 2026 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुई। रिचर्ड मार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री हैं। पहली संवाद बैठक 9 अक्टूबर 2025 को हुई। दोनों देशों ने रक्षा सामग्री एवं सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन विकसित करने की घोषणा की। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्तर तक उन्नत हुए थे। भारत की ओर से राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलिया की ओर से रिचर्ड मार्ल्स। स्थान मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली। तिथि 1 जून 2026। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न है आपका, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सानाए तकाइची यहाँ पर आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें सानाए तकाइची अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की नेता हैं और फरवरी 2026 में आम चुनाव ने अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाकर पद पर बनी रही। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें यहाँ पर वे अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की नेता हैं। फरवरी 2026 के स्नैप चुनाव में उनकी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। जुलाई 2026 में उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ रक्षा व सेमीकंडक्टर समझौतों पर चर्चा की। वे नारा प्रांत से संसद हैं। नेता से सानाए तकाइची, देश जापान, पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, पद ग्रहण अक्टूबर 2025। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, वित्त वर्ष 2025-26 FY26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7.7% यहाँ पर जीडीपी वृद्धि दर रही। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही, जो पिछले वर्ष 2024-25 के 7.1% से बेहतर है।
अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें FY26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही। यह पिछले वर्ष 2024-25 के 7.1% से अधिक है। चौथी तिमाही जनवरी मार्च 2026 में वृद्धि दर 7.8% रही। आंकड़े MOSPI द्वारा 5 जून 2026 को जारी किए गए। आरबीआई ने FY27 के लिए विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया। FY26 जीडीपी वृद्धि दर 7.7%, FY25 जीडीपी वृद्धि दर 7.1%, FY26 वृद्धि 7.8%। जारीकर्ता MOSPI यहाँ पर जारी करता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका गौधाम योजना शुरू की। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गौशालाओं, गौधाम के विकास एवं गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गौधाम योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूत करना है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें यह योजना गौवंश संरक्षण एवं गौशालाओं के विकास के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। छत्तीसगढ़ सरकार गौ आधारित उत्पाद को भी बढ़ावा दे रही है। यह योजना राज्य की कृषि एवं पशुपालन नीति का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राज्य छत्तीसगढ़ योजना, गौधाम योजना, क्षेत्र गौवंश संरक्षण, राजधानी रायपुर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका कारीगर कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें दिल्ली सरकार ने कारीगरों के लिए एक कौशल विकास योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों के कौशल को उन्नत बनाना है और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें यह योजना कारीगरों के कौशल विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। यह पहल कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। दिल्ली सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। यह योजना स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप है। राज्य यूटी दिल्ली है। योजना कारीगर कौशल विकास योजना है। लाभार्थी कारीगर व शिल्पकार है। क्षेत्र कौशल विकास है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, केरल सरकार ने महिलाओं के लिए यहाँ पर कौन सी नई योजना शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर महिला सुरक्षा पेंशन योजना यहाँ पर शुरू की। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें केरल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता के लिए महिला सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य असुरक्षित परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें यह योजना असुरक्षित परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए है। इसका उद्देश्य महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। केरल सामाजिक कल्याण योजना में अग्रणी राज्यों में से एक है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्य केरल। योजना महिला सुरक्षा पेंशन योजना, क्षेत्र महिला कल्याण, राजधानी तिरुवनंतपुरम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में 3 वर्षों के लिए किसकी पुनर्नियुक्ति हुई है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका संजय अग्रवाल की नियुक्ति हुई है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ के पद पर 3 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर संजय अग्रवाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक भी हैं। उनकी पुनर्नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए हुई है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत के प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंकों में से एक है। बैंक का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में स्थित है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों का उद्देश्य वंचित वर्गों की बैंकिंग सेवाओं उपलब्ध कराना है। अधिकारी संजय अग्रवाल। बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कार्यकाल 3 वर्ष। मुख्यालय जयपुर राजस्थान इसका मुख्यालय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर के वेंकट रमन मूर्ति को नियुक्त किया गया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें
के वेंकट रमण मूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, जो भारत के प्रतिभूति बाजार के नियमन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने वाली संस्था है। पूर्णकालिक सदस्य सेबी के नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह नियुक्ति पूंजी बाजार में निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में है। अधिकारी के वेंकट रमणी। संस्था सेबी पद पूर्णकालिक सदस्य, मुख्यालय मुंबई। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है ऑटोमोटिव टायर यहाँ पर निर्माता संघ एटीएमए के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे चुना गया? तो आपका सही जवाब है अरुण मामेल को यहाँ पर चुना गया। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अरुण मामेल को ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ एटीएमए के अध्यक्ष पद पर दोबारा चुना गया, जो भारतीय टायर उद्योग के प्रतिनिधित्व और यहाँ पर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें एटीएमए भारत के प्रमुख टायर निर्माताओं का प्रतिनिधि संगठन है। अरुण मामेल को इस पद पर दोबारा निर्वाचित किया गया। एटीएमए टायर उद्योग से जुड़ी नीतियों पर सरकार से संवाद करता है। भारत विश्व के प्रमुख टायर उत्पादकों देशों में से एक है। यह संगठन उद्योग के हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए कार्य करता है। अध्यक्ष अरुण मामेल। संगठन एटीएमए क्षेत्र टायर उद्योग स्थिति पुनर्निर्वाचित। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यूएचआई के संदर्भ में यह क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य तकनीकी मानकों वाला खुला डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यूएचआई सामान्य तकनीक मानकों पर आधारित एक खुला डिजिटल नेटवर्क है, जो स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग, टेलीमेडिसिन और लैब टेस्ट को डिजिटल रूप से जोड़ता है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें यूएचआई एक खुला डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क है, जो सामान्य तकनीकी मानकों पर आधारित है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम का हिस्सा है। इसके माध्यम से अपॉइंटमेंट बुकिंग, टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं जुड़ी जाती हैं। यह यूपीआई की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक डिजिटल पहुंच को आसान बनाना है। नेटवर्क यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यूएचआई मिशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मॉडल यूपीआई जैसा इंटर ऑपरेबल ढांचा क्षेत्र डिजिटल स्वास्थ्य सेवा। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किन भारतीय जवानों को सम्मानित करने की घोषणा की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शांति सैनिक पीस कीपर से। यहाँ पर अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भारत के उन शांति पीस कीपर को सम्मानित करने की घोषणा की जिन्होंने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के दौरान अपनी जान गंवाई या असाधारण योगदान दिया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें यह सम्मान यूएन शांति अभियानों में योगदान देने वाले भारतीय सैनिकों को दिया जा रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले प्रमुख देशों में से एक है। यह सम्मान बलिदान देने वाले सैनिकों को स्मृति में भी दिया जाता है। भारतीय सैनिक शांति सैनिक ने विश्व ने कई संघर्षग्रस्त क्षेत्र सेवाएं दी हैं। यह भारत की वैश्विक शांति स्थापना में भूमिका को दर्शाता है। सम्मानित यहाँ पर भारतीय शांति सैनिक आयोजक संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र शांति स्थापना अभियान महोत्सव या महत्व यहाँ पर आपका वैश्विक योगदान की मान्यता। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन में इसका आयोजन हुआ। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन चीन में हुआ, जिसमें एशिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व किया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें
यहाँ पर यह चैंपियनशिप चीन में आयोजित हुई। यहाँ पर इसमें एशिया की शीर्ष बैडमिंटन टीमों ने भाग लिया। बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन इसे टूर्नामेंट का आयोजन करता है। यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव प्रदान करता है। भारत भी इस चैंपियनशिप में नियमित रूप से भाग लेता है। मेजबान चीन यहाँ पर स्पर्धा बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप संस्करण छठा। आयोजक बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मई 2026 में इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, माउंट डुकानो में यहाँ पर विस्फोट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें इंडोनेशिया में माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्रों में राख और धुएं का बड़ा गुब्बारा फैल गया। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में स्थित होने के कारण अक्सर ज्वालामुखी गतिविधियों का सामना करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें माउंट डुकानो इंडोनेशिया के माहेरा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी गतिविधियां अक्सर होती रहती हैं। विस्फोट के बाद आसपास के क्षेत्रों में हवाई यात्रा पर असर पड़ा। इंडोनेशिया में सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। ज्वालामुखी माउंट डुकानो देश इंडोनेशिया, क्षेत्र रिंग ऑफ फायर, द्वीप हल्मोहा रे माहेरा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका। यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 FY27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका 6.6% यहाँ पर अनुमान लगाया। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 FY27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया, जो FY26 की 7.7% वृद्धि दर से कम है। वैश्विक अनिश्चितताओं व कच्चे तेल की कीमतों को इसका कारण बताया गया। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आरबीआई ने FY27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया। यह FY26 की 7.7% वृद्धि दर की तुलना में कम है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चित व कच्चे तेल की कीमत इसके प्रमुख कारण है। एसबीआई रिसर्च ने भी FY27 के लिए इसी के आसपास वृद्धि दर का अनुमान लगाया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी समय समय पर ऐसे अनुमान जारी करती है। FY27 अनुमानित वृद्धि 6.6%, FY26 वास्तविक वृद्धि 7.7% जारी करता आरबीआई। कारण वैश्विक अनिश्चितता, तेल कीमतें। यहाँ पर मैंने आपको 20 करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ पर आज के करा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।